तो आज यार हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ बेसिक रिएक्शंस की। जो बेसिकली आईआईटी जेईई मेंस का जो पेपर होगा उसमें आपको कुछ बेसिक रिएक्शंस याद होनी चाहिए। अगर वो याद है तो आपका काम आसानी से बन जाएगा। और उसकी मैकेनिज्म का पार्ट भी थोड़ा थोड़ा बीच में हम लोग देखते चलेंगे। जैसे एक कन्वर्जन के रूप में आज की पहली क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि रिएक्शंस आपको याद भी है, थोड़ा सा आप उसका ध्यान रखिएगा और हर रिएक्शन का मतलब देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने रखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो जाहिर सी बात है मैंने इथेन रखा। अब दोस्त आपको याद रखना है, अगर यहां पे कभी लिखा है Cl2H, क्या लिखा है Cl2H, तो आपको क्या याद रखना है? बेसिक सी बात कि आपसे वो क्लोरीनेशन कराना चाह रहा है। बात को सुनेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। क्लोरीनेशन की बात कर रहा है। क्लोरीनेशन की अगर बात कर रहा है तो सीधा सा मतलब है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। और ये रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं हेलोजिनेशन के नाम से एल्केन में। तो होगा क्या, फ्री रेडिकल बनेगा और H हट के उसकी जगह Cl आ जाएगा, यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम यहां अगर बात करें तो मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं तो एक H हम कहीं से भी हटा सकते हैं। तो आप याद रखिएगा आपका बनेगा CH3 CH2 Cl। तो पहली रिएक्शन है फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन। बन गया क्लोरोइथेन, ये पहली रिएक्शन आपने पढ़ ली। इसी में आगे अगर बात करें और लिखा है सोडियम ईथर। अब रिएजेंट्स आपको याद रखने हैं दोस्त। अगर कभी सोडियम ईथर लिखा है तो बेसिक सी बात है आपको याद रखना है वो आपसे कौन सी रिएक्शन कराने जा रहा है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन याद करिए क्या होता है, एल्किल हैलाइड अगर है तो सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है। मतलब एथिल क्लोराइड का Cl हट जाएगा और एथिल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मेशन करेंगे, यानी सिमेट्रिकल एल्केन जो होता है वो इस रिएक्शन के लिए हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है। तो हम लोग जब वुड्स रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा याद रखेंगे जो भी एल्किल हैलाइड दिया है और जहां से उसमें हैलाइड लगा है उसके दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ देंगे। रिएक्शन किस तरीके से रिपीटेशन होता है इसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो बना है दोस्त वो बना है नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक बात है, एल्केन से शुरुआत किए थे एल्केन तक आ गए। इसके बाद आप याद रखिए, मतलब अभी जो रिएक्शन है रिपीट हो। अगर मैंने फिर से बोला Cl2H तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में ये आएगा कि सर अभी आपने पढ़ाया है क्लोरीनेशन होगा, H हटेगा और Cl आ जाएगा। H कहां से हटे? तो क्योंकि नाम दिए थे क्या, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, तो बोले जहां से H हटने पे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बने। अगर मैं किनारे वाले कार्बन की बात करूंगा तो ये 1 डिग्री कार्बन होंगे और इन बीच के कार्बन की बात करूंगा बेटा तो ये 2 डिग्री कार्बन होंगे। तो अगर मैं बात करूं तो 2 डिग्री कार्बन पे अगर फ्री रेडिकल बनेगा तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप कहोगे दोनों में से किसी भी एक कार्बन को आप ले लीजिए, उसका एक H हटा के उसकी जगह पर Cl लगा। तो मैंने यहां पे इसे सेलेक्ट किया। आप रिएक्शन देखिएगा दोस्त, क्योंकि आप अलग अलग रिएक्शंस अगर याद रखेंगे तो आप जीवन में कभी याद नहीं कर पाएंगे। आपको उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए कहां से कहां तक जा रहा है। अब दोस्त जो बना है वो बना है 2 क्लोरो ब्यूटेन। जब भी, यानी कि एल्किल हैलाइड, जब भी ये सिचुएशन आएगी आपके सामने हमेशा दो परिस्थितियां रहेंगी। पहली परिस्थिति लिखा होगा एक्वस एल्कली यानी एक्वस KOH। दूसरी परिस्थिति लिखा होगा एल्कोहलिक KOH। दो टर्म है क्या, या तो एक्वस KOH लिखा होगा या एल्कोहलिक KOH। बहुत मतलब मेंस में दरादर रिएक्शन आएगा इसमें। अब आपको क्या याद रखना है, सुनिए। जब भी एक्वस KOH होगा, एक्वस का मतलब होता है एल्कली जो है उसमें पानी मिला हुआ है। पानी मिला हुआ है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग कंसीडर करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? अदला बदली। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा है कौन? OH माइनस। OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करे और Cl माइनस निकल जाए। तो ऐसी सिचुएशन में एक्वस KOH जब भी दिया होगा आप क्या मानेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बनेगा? CH3 CH OH CH2 CH3 यानी कि ब्यूटेनॉल 2। Cl हटके OH आ जाएगा। दूसरी कहानी दोस्त, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH का मतलब अब बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ऐसी सिचुएशन में आपको याद रखना है, जब भी आपके पास एल्किल हैलाइड होगा हमेशा ये एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। क्या करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एलिमिनेशन रिएक्शन देगा तो एक Cl हटेगा और बगल वाले कार्बन से H यानी कि HCl। अब इसमें दुनिया के कई सारे नियम हैं। मुझे इतना पता है कि अगर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा है तो एक बात मुझे बताइए, ये Cl हम लेंगे, इस कार्बन से भी H ले सकते हैं और इस कार्बन से भी H ले सकते हैं। आप सीधी सी बात है, मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो स्टेबल एल्कीन बनेगी। तो ये बताइए, अगर आप यहां डबल बॉन्ड लगाएंगे तो अल्फा हाइड्रोजन कम मिलेंगे, और अगर ये वाला H हटाते हैं, फिर से देखिए ये H हटाएंगे तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, और ये H हटाएंगे तो डबल बॉन्ड बीचों बीच आएगा। डबल बॉन्ड जब बीचों बीच आएगा तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे दोस्त? 6। तो हमें हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनाना है, यानी मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि अगर आप ये प्रोडक्ट लेंगे तो ये प्रोडक्ट आपका कैसा प्रोडक्ट होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। और अगर दोस्त इसी में आप यहां से एलिमिनेट कराते तो ये प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होगा। उसके पीछे का सीधा सा मतलब है, क्यों एलिमिनेशन कराना है? एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हमेशा याद रखना है, यहां पे बेटा अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 6 है, और यहां पे अगर बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन मतलब 2। तो आपको पता है कि एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन अगर देखना है, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो तब ज्यादा होगा जब अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो ये हमारा क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। इस तरीके से हम रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं। अगली कहानी, जो प्रोडक्ट हमारा ये बना है, देखिएगा, अब मैं यहां पर आपको लिखा मिलेगा Br2CCl4। एल्कीन के ऊपर ही बात कर रहे हैं, एल्कीन या एल्काइन के ऊपर। तो देखने वाली बात यह है कि अगर मैं Br2CCl4 की बात करूंगा तो एल्कीन के ऊपर आपको यह ध्यान रखना है कि जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और डबल बॉन्ड टूट के वहां पर Br आके जुड़ जाएगा। बेसिकली तो हमें ब्रोमीन की बात करनी है। आपको याद रखना है कि ये एडिशन हमेशा एंटी एडिशन होगा। कैसा एडिशन होगा? एंटी एडिशन होगा। अगर ये एंटी एडिशन होगा तो प्रोडक्ट में पहले लिखता हूं CH3 CH CH CH3, और दोनों Br पे अपोजिट आएगा, दोनों Br पे अपोजिट आएगा। यानी कि जब भी Br2CCl4 दिया होगा तो दोनों Br जो होंगे, या कल को Cl2 दिया हो तो दोनों Cl, यानी कैसा प्रोडक्ट बनेगा? एंटी एडिशन से प्रोडक्ट बनेगा। उसके पीछे की बेसिक सी बात यह है कि अगर हम Br2 लेते हैं, मैं मैकेनिज्म लिख के मिटा भी दूंगा, अगर आप कभी भी Br2 लेंगे तो कहा यह जाता है कि अगर आपने एल्कीन लिया और Br2 से कराया तो क्योंकि हमारे पास दोस्त पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहां पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव, तो इस सिचुएशन में Br प्लस को अट्रैक्ट करेगा ये पाई बॉन्ड। जैसे ही ये इसे अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्ट करते ही सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा ही, और Br प्लस को अगर अट्रैक्ट किया है तो इंटरमीडिएट जो बनता है दोस्त
वो यहां क्या बनेगा, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन। साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन जो बना है, अब साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन की अगर हम बात करें तो अब आपको याद रखना है अब क्या होगा दोस्त आगे। तो इसका मतलब यहां पे जब भी Br2 के साथ करा रहे तो एंटी एडिशन का मतलब क्या है, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन। अगर किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट साइक्लिक बनता है तो याद रखिएगा वहां कभी भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपको याद रखना है कि रीअरेंजमेंट जो है बेटा इज नॉट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो अब जो बचा Br माइनस है वो बेचारा कहां अटैक करे, तो उसके पास तो जगह ही यही बची, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो अपोजिट साइड से ही अटैक कर पाएगा। तो इसीलिए ये एडिशन कैसा होता है दोस्त, एंटी एडिशन होता है। और फाइनली हमको दोनों Br जो दिखते हैं वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट दिखते हैं। और इसीलिए इसको क्या करते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एल्कीन और एल्काइन दोनों ही रिएक्शन देते हैं। अनसेचुरेशन टेस्ट भी बोला जाता है इसमें। और कहा जाता है कि जो ब्रोमीन होता है उसका रेडिश ब्राउन कलर होता है। रेडिश ब्राउन कलर तब तक रहेगा जब तक Br2 रहेगा। अगर रिएक्शन हो गई तो Br2 तो गायब हो जाएगा, Br में टूट के प्रोडक्ट बनाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में माना गया कि ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है, तो इसलिए इसे अनसेचुरेशन टेस्ट या एल्कीन और एल्काइन के मतलब फंक्शनल ग्रुप को, डबल बॉन्ड है सिस्टम में या ट्रिपल बॉन्ड है, इसे डिटेक्ट करने के लिए, इसे पता लगाने के लिए भी हम इस रिएजेंट का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये टेस्ट एक तरीके से अनसेचुरेशन टेस्ट होगा, ध्यान रखना। और यहां पे रेडिश ब्राउन कलर जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि रेडिश ब्राउन कलर of Br2 disappear, रेडिश ब्राउन कलर of Br2 disappear। इतनी बात तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसको हटा लेते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा नोट करिए आप जब तक। आगे बात करते हैं तो ये अपन लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ दी, अनसेचुरेशन टेस्ट। अगला है, मान लीजिए हमारे पास एल्कीन है और हमें लिखा मिला O3CCl4 और दूसरे नंबर पे लिखा मिला जिंक वाटर, है ना। एक तो आपको ये लिखा मिलेगा, दूसरा मैं इसी के लिए लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ओजोन CCl4 और केवल क्या लिखा है, वाटर। या तो केवल वाटर लिखा होगा या वो यहां क्या करेगा, जिंक लिख के बेटा काट देगा। जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट नहीं। पहले तो आप रिएक्शन समझिएगा। अगर कभी भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है सिस्टम में और रिएजेंट में अपने को मिल रहा है क्या, ओजोन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ओजोनोलिसिस है। जिंक दिया है तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा, जिंक नहीं दिया है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा। क्या मतलब है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का, क्या मतलब है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का, समझते हैं। तो नाम क्या देंगे, जिंक लिखा है, क्या बोलेंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। जिंक नहीं लिखा है, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, है ना। अब क्या करना है, बहुत क्लियर कट समझिएगा। क्या,
ओजोनोलिसिस अगर है तो बेसिक सा फंडा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, जहां भी दिया है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन जोड़ दो, डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन जोड़ दो, दोनों को ऑक्सीजन जोड़ दो, ओ। अब मतलब क्या है, डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन जोड़ दो। आपको याद रखना है जब भी रिडक्टिव लिखा होगा तो रिडक्टिव में आपको याद रखना है, रिडक्टिव ओजोलिसिस का मतलब अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो बनेगा क्या, रिडक्टिव ओजोलिसिस का मतलब अगर प्रोडक्ट में एल्डिहाइड बन रहा है तो बनेगा, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस का मतलब अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, यानी कि फिर एल्डिहाइड हमको यहां पर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं बेसिक सम, मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में कभी भी एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। क्या मैंने कीटोन के बारे में कोई बात की? नहीं। तो कीटोन बनेगा और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं। तो यहां से रिडक्टिव ओजोलिसिस क्या करेंगे, डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन जोड़। तो अगर आप ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड O, यही चीज 2 बार बन जाएगी। और रिडक्टिव का मतलब क्या है, एल्डिहाइड बना है और अगर एल्डिहाइड बना है तो बना रहने दीजिए, फर्दर ऑक्सीडाइज करने की कोई जरूरत नहीं। यहां आते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ दो, तो अगर तोड़े तो दोस्त यहां पहले तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। लेकिन आपने अभी बोला है कि अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है तो जो एल्डिहाइड है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इस सिचुएशन में हमारा फाइनल प्रोडक्ट, आपको याद होना चाहिए, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एसिड मिलता है, यानी हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, एसिड। तो ये डिफरेंस है रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव का। हाँ, अगर आपके पास कीटोन है तो कीटोन का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इतनी बात आपको याद रखनी। इसी में अगर मैं इसी रिएक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और मैं यहां पे लिख देता हूं LiAlH4, केवल देखने के लिए कि आपको याद है या नहीं। अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराए तो क्या पढ़े थे, एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2OH, यानी कि एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा दोस्त, अल्कोहल। अल्कोहल में अगर कन्वर्ट किया और बोला गया मैंने इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ कराई। PCl5 का काम होता है हैलोजिनेशन करना, मतलब OH ग्रुप को हटा देना और उसकी जगह Cl जोड़ देना। तो OH हटेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH, दिख रहा है आपको। इसी में अगर मैं एल्कोहलिक KOH से करा दूं, अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है वही एग्जांपल मान लीजिए, क्या ये एल्कोहलिक KOH है, यानी एलिमिनेशन होगा, यानी कि Cl निकलेगा बगल वाले कार्बन से H, यहां कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है नहीं। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या बना लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो बना है वो क्या बन गया, एथीन बन गया। क्लियर है बात। इसी में अगर कल को आ जाए डाइल्यूट एल्कलाइन 1% KMnO4, क्या लिखा हो बेटा, डाइल्यूट एल्कलाइन 1% KMnO4। इस रिएक्शन को बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। इसे नाम क्या देंगे, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट का काम होता है हाइड्रोक्सिलेशन कराना। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब है ये डबल बॉन्ड को तोड़ता है और उसकी जगह OH और OH लगा देगा। लेकिन याद रखिएगा जब लिखा हो क्या 1% एल्कलाइन, और इसे बोलेंगे सिन एडिशन, ये दिखाता है, यानी दोनों OH सेम साइड से जाकर अटैच होते हैं। तो अगर मैं यहां प्रोडक्ट की बात करूंगा तो CH2 CH2 OH OH। क्लियर है बात। तो आपको याद रखना है कि इस तरीके से हम लोग रिएजेंट्स को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी में थोड़ी जगह बची है
अगर कल को लिखा मिल जाए HiO4, तो HiO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, ये पोजीशन अगल बगल का कार्बन यानी विसिनल है, अगल बगल को क्या बोलते हैं, विसिनल के। सेम चीज लगी है, अगर दो OH लगे या दो कार्बोनिल लगे या एक OH और एक कार्बोनिल लगे, क्या दो OH लगे दो कार्बोनिल लगे अगल बगल, या एक OH और एक कार्बोनिल यानी CO लगा है, एल्डिहाइड या कीटोन, लेकिन बीच में कोई कार्बन नहीं होना चाहिए, तभी विसिनल कहलाए। ऐसी सिचुएशन में ये इस बॉन्ड को OH OH देके ब्रेक करता है। क्या, एक OH इसको, एक OH इसको। तो अगर OH मिलेगा दो, तो क्या ये CH2OH OH आ जाएगा, यानी दो OH रहेंगे तो क्या वाटर निकलेगा, तो दोनों से ही प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। आगे हम बहुत सारे रिएक्शंस करा सकते हैं कि इसी का अपन लोग अगर बात करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड है तो कैनिजारो रिएक्शन करा ले जाएंगे, है ना। तो लेकिन बेसिक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ये पहला पार्ट है जिसमें आप थोड़ा सा रिएक्शंस को इस तरीके से भी याद रखेंगे। यहां पे अगर मान लीजिए कल को कोई एसिड दिया है और उसकी रिएक्शन भी PCl5 से कराई, तो आपको याद रखना है PCl5 का काम OH ग्रुप को पकड़ना है, वो OH को हटाता है और उसकी जगह Cl लगाता है, तो क्या बनेगा CH3COCl। ये बात आपको याद रखना है। धन्यवाद।